Today I am discuss about the pathophysiology of pneumonia due to bacteria. First one है the bacteria enters into the respiratory tract and reach the lungs. Bacteria वो respiratory tract के द्वारा lungs तक पहुँचते हैं and then start the multiplying. वो start करते हैं अपनी growth and produce toxin वो produce करते हैं. उसके बाद में है inflammation and edema of lungs is parenchyma. जो लंग्स की जो पेरेंकाइम है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है एंड इन्फ्लेमेशन हो जाता है. उसके बाद में है जैसे द लंग्स इन्फ्लेमेशन लीड्स टू accumulation of cell debris in the lungs. इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फ्लामेशन है वो लीड्स करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सेल का जो सेल डेब्रिस है मतलब सेल की डेथ हो जाती है उसके जो मान लीजिए जो अवशिष्ट पदार्थ है उसके एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स के अंदर. और एक्यूमुलेशन होने के बाद में क्या होता है उसके बाद में हम देखते हैं जैसे सेल है वो उसकी डेथ हो जाती है. डेब्रिस ऑफ सेल का मतलब है अवशिष्ट पदार्थ ऑफ सेल का जो अवशिष्ट पदार्थ है. उसके बाद में जो मान लीजिए जो डेब्रिस है उसके बाद में लंग्स ये एरो का निशान. उसके बाद में द लंग्स tissue become red and firm. Lungs tissue become red and firm. This lead to difficulty in breathing. इसका मतलब ये है कि जो लंग्स टिश्यू है रेड वो जो टिश्यू है उनके जैसे मान लीजिए स्वेलिंग आ गई तो उसको जो कलर है वो रेड एंड फ्रम हो जाता है. उन्हें फूल जाते हैं और रेड कलर के हो जाते हैं. एंड ये जो मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन है वो लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. क्योंकि जो मान लीजिए जो सेल है मान लीजिए जो एल्वेलाई है उसकी जो सेल है वो मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन CO2 O2 जैसे एक्सचेंज करने में दिक्कत होती है तो उसमें जाहिर सी बात यह है कि उसको डिफिकल्टी होगी जो ब्रीथिंग में सांस लेने में डिफिकल्टी होगी. उसके बाद में है accumulation of fibrin. Accumulation fibrin and dying cell in the alveolar space. जो मान लीजिए जैसे जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हुआ था फिब्रिन एंड डाइनिंग सेल है उसका जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो गया जो एल्वेोलार स्पेस है. जैसे मान लीजिए जैसे ये लंग्स हम कह सकते हैं जैसे ये जो लंग्स है और इनके अंदर ये छोटी छोटी जैसे एल्वेलाई बनी हुई है जैसे इसमें इधर भी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में ये एल्वेलार है. तो इस एल्वेलार के अंदर क्या है जैसे जो एक्यूमुलेशन जो सेल के जो सेल डेब्रिस है उनका जो फ्लूइड है वो इनके अंदर जो एल्वेलाई है उनके अंदर फिलअप हो जाता है. फिलअप होने के बाद में जो स्पेस है उनके फिलअप होने के बाद में जैसे CO2 O2 जो गैस एक्सचेंज है उसको जैसे कंटिन्यूटी रखने के लिए उसमें डिफिकल्टी होती है. उसके बाद में है the lungs enzyme
लंग्स एंजाइम डाइजेस्ट, लंग्स का जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट एक्सुडाइट एंड WBC, exudate WBC, cut off the fight and remain cuff। इसके अंदर हम यह कह सकते हैं कि जैसे द लंग्स जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है किसको, जो कट ऑफ जैसे WBC है वो जैसे एक्टिवेटेड हो जाती है वो जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उसके बाद में फाइट करके जो रिमेन जो एक्सुडाइट जैसे जो एंजाइम है, लंग्स एंजाइम है, जो सेल और डेब्रिस है उसको क्या करते हैं डाइजेस्ट करके, वो जो WBC है उसको जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करती है। उसके बाद में रिमेन जो है वो कफ यानी खांसी वगैरह होती है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये लीड टू निमोनिया, जो है निमोनिया है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में हम देखते हैं रिजल्ट as difficulty in breathing, result as difficulty in breathing due to fluid accumulation in the alveoli। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो है बैक्टीरिया वो लंग्स के जैसे वो मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स में पहुंचते हैं। लंग्स में पहुंचने के बाद में वो क्या करते हैं, उसे अपने मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में वो अपनी जो बैक्टीरिया उनमें ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करके वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में वो जो एल्यूलाई है उसके जो मान लीजिए सेल है उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद जो एल्यूलाई जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में जो एल्यूलाई की जो सेल है उसके बाद उसके अंदर जो एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, एक्यूमुलेशन होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि उनको जो पेशेंट है उनको डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीथिंग है। उसके बाद में जो WBC है जो सेल जो लंग्स के जो एंजाइम है वो जो सेल डेब्रिस है उसको डाइजेस्ट करके वो जो WBC है उसको WBC है जो मान लीजिए फाइट करते हैं जैसे बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। उसके बाद में वो डिफिकल्टी वो ब्रीथिंग में फिर डिफिकल्टी होती है। उसके बाद में जो एक्यूमुलेशन ऑफ फिब्रिन एंड डाइंग सेल है उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि रिजल्ट एज ए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि डिफिकल्टी होती है और ये रिजल्ट वो लीड्स टू निमोनिया। ओके, उसके बाद में हम ये क्लिनिक फीचर पढ़ेंगे। जो निमोनिया का क्लिनिक फीचर कौन कौन से किन जैसे क्या क्या उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं जिस पेशेंट के मान लीजिए निमोनिया हो जाता है उसके क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। सबसे पहले प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, जो लंग्स का जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। जो लंग्स का जो प्लूरल स्पेस है
प्लूरल जो स्पेस है इसके अंदर है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, फ्लूइड का। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने का मतलब प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। सेकंड नंबर जो 2 नंबर है उसका मान इम्पल्सिव। नंबर 3 है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब है तो ब्लड के अंदर है वो बैक्टीरिया है उसका प्रोड्यूस होना। MIA मिया जिसके वर्ड के अंदर लास्ट में MI जिसे मिया लग जाता है तो उसका मतलब है ब्लड। मिया का अर्थ है ब्लड। तो ब्लड है तो इसमें ये लिखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया। उसके बाद में है एंडोकार्डाइटिस। नंबर 4 है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस का मतलब है तो हार्ट की जो इनर लेयर है, इन्फेक्शन एज ए हार्ट इनर लाइनिंग यूजुअली इन्वॉल्व। जो इनर लाइनिंग जो हार्ट की इनर लाइनिंग है उसके अंदर वो है इन्फेक्शन होना, वो है एंडोकार्डाइटिस। से 5th है डिस्पनिया। 5th है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके बाद में है चेस्ट पेन। डिस्पनिया चेस्ट पेन। और जो 6th नंबर है वो है फेटिंग एंड लेथार्जी। फेटिंग का मतलब है ये सांस, जैसे हम किसी पेशेंट को, जैसे निमोनिक पेशेंट को देखते हैं तो जैसे वो सांस लेने में उसको डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर, तो हम कहते थे वो उसको थकान महसूस होती है। थकान जैसे उनको कंफर्ट है वो फील नहीं होती, थकान महसूस होती है। और लिथार्जी मतलब उसको बिल्कुल भी जैसे निडाल सा होता है। उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि चेस्ट पेन हो गया और लिथार्जी हो गया। उसके बाद में है मेलेज एंड एनोरेक्सिया। 7th नंबर है जो है मेलेज एंड एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब ये है जैसे एनोरेक्सिया का मतलब जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी में जैसे मितलियाना। मितलियाना का इसका मतलब है जैसे जी घबराना वगैरह। और मेलेज का मतलब चक्कर वगैरह ये जो है ना। उसके बाद में 8 नंबर है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है जो है पेशेंट है वो जैसे स्लीपलेसनेस, जैसे नींद नहीं आती है। जैसे इंसोम्निया जैसे निमोनिक जो पेशेंट है क्योंकि उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहेगी, डिफिकल्टी होगी, तो वो जो है अच्छी तरीके से नींद वगैरह नहीं ले सकता है। उसके बाद में फीवर। 9th जो है क्लिनिक फीचर है वो है फीवर। उसके 10th है साइनोसिस। उसके बाद में वीजिंग साउंड। 11th जो है क्लिनिक फीचर है वो है वीजिंग साउंड। जैसे हम जो है स्टेथोस्कोप जैसे उनकी जो बैक पे है, जो चेस्ट पे है, वो टच करके देखते हैं तो हमें वीजिंग साउंड सुनाई देता है। वीजिंग साउंड का मतलब है कि एक सिटी टाइप एक आवाज आएगी उसके लंग्स से, उसके चेस्ट से, तो हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि उसके पेशेंट पे वो है निमोनिया। उसके बाद में हम डायग्नोसिस करेंगे कैसे कि पेशेंट को कंफर्म ये निमोनिया है या नहीं। एक क्लिनिक फीचर हो गई। उसके बाद में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले है स्पुटम कल्चर। स्पुटम का जो कल्चर है उसका हम टेस्ट करवाएंगे। पेशेंट का जो स्पुटम है उसका जो कल्चर है उसका हम टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद में सेकंड है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे। उसके बाद में थर्ड है सीटी स्कैन।
CT स्कैन भी करवाएंगे। फोर्थ है वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर हम WBC की संख्या देख सकते हैं और जो भी है लिम्फोनोड्स वगैरह वो सब की संख्या जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद में नेक्स्ट डायग्नोसिस है वो है ब्रोंकियोस्कोपी। ब्रोंकियोस्कोपी एग्जामिनेशन। जो हमारी ब्रोंकियोल्स है तो ये है ट्रेकिया। उसके बाद में ये जो है ब्रोंकियोल, उसका है एग्जामिनेशन होता है। ब्रोंकियोस्कोपी का मतलब ये है कि जैसे उसके अंदर जो वो है, मान लीजिए कोई नीडल वगैरह एस्पायरेट करके उसमें हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे हमने ये पढ़ लिया है तो उसका डायग्नोसिस क्या है, उसके क्लिनिक फीचर क्या है। उसके बाद में हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले है एंटीबायोटिक थेरेपी। सबसे पहले है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको क्या चीज देनी क्या नहीं चाहिए। जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी में सबसे पहले पेनिसिलिन डी है वो टेबलेट है वो देनी है। उसके बाद में एजिथ्रोमाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद में सीफेलोस्पेरिन। सबसे पहले पेनिसिलिन डी देंगे, उसके बाद में एजिथ्रोमाइसिन, सेफेलोस्पेरिन। उसके बाद में लियोफ्लॉक्सासिन, ड्रग्स है। उसके बाद में एमोक्सिलिन उसके बाद में एमोक्सिलिन के बाद में सेप्ट्राइजोन। उसके बाद में एजिथ्रोमाइसिन हो गया इसमें हाँ एजिथ्रोमाइसिन है। ये इरिथ्रोमाइसिन है और ये एजिथ्रोमाइसिन है। इसमें थोड़ा जैसे कंफ्यूज होने की नहीं, ये इरिथ्रोमाइसिन अलग होती है टेबलेट और ये एजिथ्रोमाइसिन अलग होती है। ये हो गए एंटीबायोटिक थेरेपी। उसके बाद में हम दूसरी थेरेपी है वो है एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक क्या है, जैसे बैक्टीरिया को इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम जो लंग्स के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है उसके जो बैक्टीरिया वो अपनी मल्टीप्लाइंग जो ग्रोथ कर रहा है उसको इनहिबिट मतलब उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देती है। उसके बाद में है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक का मतलब है जो फीवर है इसके अगेंस्ट जो मान लीजिए ड्रग्स जो काम करती है उसके लिए हम दे रहे हैं। एनाल्जेसिक का मतलब है जैसे उसको चेस्ट पेन हो रहा है जैसे मान लीजिए, और उसको जो भी है हैंड्स है जो उसके जो लेग्स वगैरह जो पेन कर रहे हैं उसकी बॉडी पेन कर रही है उसके लिए हम एनाल्जेसिक दे रहे हैं। और एंटीपायरेटिक मतलब उसको फीवर आ रहा है और जैसे एंटीपायरेटिक वो बैक्टीरिया का जो है बैक्टीरिया उसको इनहिबिट करने का भी काम करते हैं एंटीपायरेटिक जो टेबलेट है। इसमें सबसे पहले है PCM और आइबुप्रोफिन है। उसके बाद में डाइक्लोफेनिक सोडियम। डाइक्लोफेनिक सोडियम जिसको हम ये 3 प्रकार की जो एनाल्जेसिक है वो एंटीबायोटिक है वो देनी है। उसके बाद में पहला फिर जैसे हो गया आपके
एंटीबायोटिक थेरेपी, दूसरा एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक थेरेपी, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके अंदर सबसे पहले है ब्रोंकोडायलेटर, जो शेप है वो देंगे, जैसे ब्रोंकोडायलेटर है। उसके बाद में डेरिफाइलिन, डेरिफाइलिन है वो टेबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी दोनों आता है। इटोफाइलिन, ब्रोंकोडायलेटर का मतलब है कि जो डायलेटर का मतलब है फैलना, जो हमारा जो ये जैसे ट्रैक है ये है, उसके बाद में ये ब्रोंकियल्स है, तो इसमें जैसे जैसे पेशेंट को निमोनिया आ जाता है तो उसके बाद ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे ये सिकुड़ने लगते हैं, तो सिकुड़ने लगते हैं जैसे, उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जैसे ब्रोंकोडायलेटर। डेरिफाइलिन जैसे हम इंजेक्शन या टैबलेट देते हैं तो उसमें रिलीफ मिलता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये डायलेटर हो जाता है, उसमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में रिलीफ मिलता है। उसके बाद में इटोफाइलिन है, उसके बाद में एमिनोफाइलिन, और ये हो गया जैसे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम 3 प्रकार के जैसे हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन है वो है जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी, सेकेंड वन है वो एंटीबायोटिक एंड एनालिसिस, थर्ड वन है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ब्रोंकोडायलेटर जो है सिर्फ या ड्रग्स वगैरह। उसके बाद में है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, ये है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट है, उसमें सबसे पहले है पेरेनिमाटोमी, इसका मतलब है द रिमूवल ऑफ entire long is performed chiefly for the lesion cannot be removed by a less extensive procedure। इसके बाद हम ये कर सकते हैं द रिमूवल ऑफ एंटाइड, जो लॉन्ग जिसे लंबे समय में परफॉर्म, जो चीफली जो कैंसर वगैरह, जिसे पेशेंट को जो लंग्स कैंसर वगैरह हो जाते हैं और भी उसमें साथ में है वो निमोनिया वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो उससे हम कैनॉट रिमूव बाय ए लेस एक्सटेंसिव प्रोसीजर। इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट में फिलहाल इतना ही है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह हो गया। उससे पहले हमने वो क्लिनिक फीचर वगैरह देख लिए हैं। उससे पहले पैथोफिजियोलॉजी और निमोनिया देख लिए। उससे पहले है वो निमोनिया की डेफिनेशन देख ली, कितने टाइप के निमोनिया वगैरह है। उसके बाद में नेक्स्ट हम जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी वो अस्थमा के ऊपर, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंटिन्यू चलेगा। उसके अंदर सब, उसके बाद में अगला वाला है वो अस्थमा पे पढ़ेंगे हम, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।